गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर की क्लास में स्वागत है आपका। आज हम पढ़ रहे हैं भारत में जनसंख्या। हमारा काफ़ी टाइम से ये टॉपिक चल रहा है। आज इसका अंत ये मानिए लास्ट है हमारा इस चैप्टर का। प्रश्न है, क्या भारत में जनाधिक्य हैं? ठीक है, तो हमें ये देखना है कि क्या भारत वास्तव में ओवर पॉपुलेटेड है या नहीं। अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा भारत के लिए कहा जाता है कि भारत में जो बेकारी, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी ये सब है, तो इसका मुख्य कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि के लिए कहा जाता है। देश में जनाधिक्य के बारे में दो प्रकार की सोच रखते हैं। एक है आशावादी दृष्टिकोण, जो ये मानता है कि नहीं, भारत में जनाधिक्य की स्थिति नहीं है। ठीक है। और दूसरा है निराशावादी दृष्टिकोण, जो ये मानता है कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति है और इस वजह से निर्धनता, बेकारी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हम इस विषय पर हम जो चर्चा करेंगे, हम देखते हैं कि क्या वास्तव में भारत में ऐसी स्थिति है, क्या जनाधिक्य है या नहीं है। इसके लिए हम टॉपिक देखते हैं हमारे, और उससे संबंधित आर्ग्यूमेंट्स को हम रीड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आशावादी दृष्टिकोण जो अपने तर्क देता है। ये तर्क आप रीड आउट कर लीजिएगा ईट पर। क्या भारत में जनाधिक्य की स्थिति है? तो इन्होंने जो तर्क दिए हैं वो हैं, प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, एक मुख दो हाथ, प्रभावपूर्ण मांग एवं आर्थिक विकास, खाद्यान्नों में जनसंख्या से तेज वृद्धि, जनसंख्या घनत्व कम, जनसंख्या में वृद्धि कई देशों से कम है, बेकारी जनाधिक्य के कारण नहीं वरन अल्प विकास के कारण है। हम इन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या भारत में जनाधिक्य है। इसके मामले में ये मानते हैं कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति नहीं है। इसके लिए जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत की बात कहते हैं। जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत क्या कहता है कि शुरुआत में किसी एक देश में जब जनसंख्या कम होती है और वहाँ के प्राकृतिक साधन ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी स्थिति में चूँकि प्राकृतिक साधन ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, ऐसी परिस्थितियों में उन साधनों का बेटर उपयोग तभी हो पाएगा जब जनसंख्या थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बीच में वो जो अनुपात है, वो अनुपात अपने अनुकूलतम स्तर पे होगा। अनुकूलतम की पहचान कैसे होगी? अनुकूलतम की पहचान होगी कि उन प्राकृतिक साधनों से आप कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाते हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ अनुकूलतम उत्पादन हो रहा है और वह जनसंख्या भी अनुकूलतम है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप ये देखिए कि जैसे जैसे जनसंख्या की और रफ्तार बढ़ती जाती है, तो उन प्राकृतिक संसाधनों के साथ में जो अनुपात है, वो अनुपात क्या है, बिगड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है जबकि प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा कम है। ऐसी परिस्थितियों में उत्पादन कम होना स्टार्ट हो जाएगा और वो आपके कहते हैं कि जनसंख्या अधिक अनुकूलतम से आगे के स्तर पे पहुंच गई। इसका अगर हम डायग्राम की बात करें तो वो डायग्राम आपका इस तरीके से शो होगा। ये आप देखिए, इस डायग्राम के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से जनसंख्या अगर हम यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करें तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है। इस वजह से जो उत्पादन है, उत्पादन आप इस तरफ वाई अक्ष पर उत्पादन को ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, उत्पादन का स्तर बढ़ता जाता है। ये आपको देखने से पता चल रहा है, उत्पादन बढ़ता जा रहा है। एक मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसके लिए ये पॉपुलेशन का ये जो स्तर है, इसको मान लीजिए ऑप्टिमम आप कह सकते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि इस ऑप्टिमम जनसंख्या के ऊपर आपका जो उत्पादन हो रहा है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे अगर मान लीजिए जनसंख्या की यही रफ्तार बढ़ती ही जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उत्पादन में फिर कमी होती जाएगी। वो जो कि ये बता रही हैं कि साधनों का अति उपयोग हो रहा है, इस वजह से प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी दोनों आपकी कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके का डायग्राम आपका इसमें बनेगा। तो आगे चलते हैं। तो ये मानते हैं कि भारत में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तथा जनसंख्या प्रभावपूर्ण मांग का आधार है।
अतः जनितिज्ञ नहीं है। प्रभावपूर्ण मांग के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको किन्स का प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत पता होना चाहिए। अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा समझना है तो किन्स ने प्रभावपूर्ण मांग के लिए क्या कहा है, इसके बारे में हम एक अपनी अलग क्लास ले लेंगे। अभी हम पर्टिकुलर हमारे इस टॉपिक पे ही चलते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें है कि जनाधिक्य की स्थिति नहीं है, और ये कहते हैं कि खाद्यान्न का अभाव और बेरोजगारी तो आर्थिक विकास की संक्रमणकालीन अवस्था है, जनाधिक्य का परिणाम नहीं। ये मानते हैं कि जो भी अभाव है, जो भी बेरोजगारी है, उसका मुख्य कारण आर्थिक विकास की संक्रमणकालीन अवस्था है, ना कि जनाधिक्य। यानी चूँकि विकास की भी 3-4 स्टेज होती हैं, तो हम चूँकि अल्प विकास की स्थिति में हैं, इस वजह से ये बेरोजगारी और ये भुखमरी है, ना कि जनाधिक्य इसका कारण नहीं है। ये मानते हैं क्योंकि हम विकसित देशों के समान विकास के बहुत ऊंचे स्तर पे नहीं पहुँचे हैं, है ना, सबसे ऊंचे स्तर पे नहीं पहुँचे हैं, हम अभी नीचे ही हैं अभी समय। तो ये मानते हैं कि चूँकि हम ऊपर नहीं पहुँचे हैं, इस वजह से बेकारी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि है। अगर हम ऊपर वाले स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो इन्होंने जो तर्क दिए हैं वो हैं, ये मानते हैं कि प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है भारत में, और जनसंख्या के माध्यम से और अधिक जनसंख्या के माध्यम से इन प्राकृतिक साधनों का बेहतर उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, समृद्धि की ओर जा सकते हैं। अतः साधनों की प्रचुरता के मुकाबले जनाधिक्य नहीं है, ये मानते हैं। आगे अगर हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की बात, ये कहते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जनाभाव का द्योतक है। ये मानते हैं, चूँकि आपको मैं वापस से बता देती हूँ, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के आधार पे ये माना जाता है कि जैसे जैसे अगर मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या के बढ़ने से अगर आउटपुट आपका बढ़ रहा है, आउटपुट को अगर हम इनकम के रूप में शो करें तो आपकी इनकम बढ़ रही है एक तरीके से। तो अगर जनाधिक्य की स्थिति होती तो ये आपका जो आउटपुट और आउटपुट की वजह से जो इनकम है वो बढ़ती नहीं, वो घट रही होती है अगर जनाधिक्य की स्थिति है। लेकिन अगर हम देखें पिछले हमारे योजनाओं के परिणाम स्वरूप जो विकास हो रहा है, उस विकास के अंतर्गत अगर हम देखें तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, आप ये देखिए कि लोगों की उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन के साथ में आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय दोनों ही बढ़ रही है। तो ये मानते हैं कि अगर जनाधिक्य ही होता तो ये क्या है, ये स्थिति जनाधिक्य ही अगर होता तो यानी जनसंख्या ज़्यादा होती तो उत्पादन आपका गिरता हुआ रहता, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने बताया भी है। और चूँकि मैं आपको फिर वापस से बता दूं, आदर्शतम जनसंख्या जो होती है, अनुकूलतम या आदर्शतम जनसंख्या, ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर प्रोडक्शन, या आप कहते हैं कि आपकी जो इनकम होती है ना, वो मैक्सिमम होती है। ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है। तो ये मानते हैं। अब इसके लिए इन्होंने डाटा भी दिया है कि 2004-05 के मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में 18.66 गुना तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में 5.5 गुना वृद्धि हुई है। इसी प्रकार ये कहते हैं, आप ये देखिए चालू मूल्यों पर जहां 1950-51 में प्रति व्यक्ति आय 274 रुपये थी, वर्तमान में 2013-14 में बढ़कर 88,533 रुपये हो गई है। यानी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्या बता रही है कि जनाधिक्य की स्थिति नहीं है। आगे चलते हैं, एक मुख दो हाथ, ये जो ये मानते हैं कि भारत में जनाधिक्य नहीं, वो ये कहते हैं कि हर बच्चा जब जन्म लेता है तो एक मुख के साथ में आता है, लेकिन दो हाथों को भी साथ में लेकर आता है। अगर हम इन दो हाथों का अच्छा से अच्छा उपयोग कर पाए तो उत्पादन को बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं, और इस वजह से आर्थिक विकास भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस प्रकार प्रॉब्लम ये नहीं है जनाधिक्य, ये मानते हैं कि प्रॉब्लम है जनसंख्या के सदुपयोग एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन, ये मेन प्रॉब्लम है, ना कि जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है। आप इस जनसंख्या का उपयोग कैसे कर पा रहे हैं, और किस प्रकार से पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ये समस्या है। आगे है प्रभावपूर्ण मांग एवं आर्थिक विकास। ये भी मानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो श्रम शक्ति बढ़ती है, लेबर फोर्स बढ़ेगी, है ना। श्रम शक्ति बढ़ेगी तो ये क्या मानते हैं कि श्रम शक्ति के बढ़ती है, इसके साथ में श्रम शक्ति के साथ में आप ये भी मान के चलिए कि उपभोग भी तो बढ़ रहा है ना, और उपभोग के बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग भी बढ़ रही है, और इफेक्टिव डिमांड अगर बढ़ेगी, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए,
कि अगर प्रभावपूर्ण मांग बढ़ती है तो इस वजह से क्या होता है, रोजगार व आय में, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, इन दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये इफेक्टिव, जब प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ाने के लिए व्यापारियों को या उत्पादकों को क्या करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, और रोजगार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है आपस में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोजगार, आय, उत्पादन में वृद्धि आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है खाद्यान्नों में जनसंख्या से तेज वृद्धि। इन्होंने अपने इस वाक्य के लिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने बता रहे हैं कि खाद्यान्नों के उत्पादन में हमारी जो वार्षिक वृद्धि दर है ये 3.5% रही है, जबकि जनसंख्या में हमारी जो वार्षिक वृद्धि रही है 8.95 से 2.5% के लगभग हुई है। इस प्रकार ये माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत को मानते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि कई देशों से कम है। अगर हम देखें तो विकसित देशों में अगर हम बात करें, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार बहुत तेज है, जबकि भारत में जो रफ्तार है वो अभी आप 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि देखिए 8.76% के लगभग है। अगर आपने लास्ट हमारे वीडियोज़ देखे हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेकारी तो अल्प विकास का द्योतक है, जनाधिक्य का नहीं। ये मानते हैं कि भारत में जो बेरोजगारी है ना, उस बेरोजगारी का कारण आप जनाधिक्य को नहीं बता सकते, उस बेरोजगारी का कारण है अल्प विकास, क्योंकि हम विकास के बहुत नीचे स्तर पे हैं। ठीक है, विकास के बहुत नीचे स्तर पे होने की वजह से हम अपनी जनसंख्या का बहुत अच्छा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मानते हैं कि निर्धनता जो है, निर्धनता, अल्प बेरोजगारी जो कुछ भी है, ये अल्प विकास के कारण है। जनाधिक्य को इसका दोष देना सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं कि इसके विरुद्ध विपक्ष में जो इन्होंने तर्क दिया है वो क्या बोलते हैं। तो ये आप एक बार पॉइंट्स को एक बार वापस से रीड आउट कर लीजिएगा, निराशावादी दृष्टिकोण में जो ये वहाँ दिया गया है। तो इसके लिए इन्होंने, अगर हम चलते हैं, निराशावादी दृष्टिकोण मानता है कि भारत में जो अभी बेकारी, भुखमरी, निर्धनता, खाद्यान्न का अभाव, ये सब कुछ है ना, और इसके लिए मानते हैं कि भारत में जनाधिक्य है। इन सब का कारण ये मानते हैं। ये कहते हैं कि देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जनाधिक्य अधिक होने की वजह से क्या है कि इन प्राकृतिक साधनों का अतिदोहन हो रहा है। इसके लिए इन्होंने जो तर्क दिए हैं वो हैं, पहला, व्यापक निर्धनता एवं निम्न जीवन स्तर, जो कि भारत में भी गरीबी की बात करें तो 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा में है। ठीक है, लोग रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भी संघर्षरत हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि मामूली चीज़ें भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, जो कि जीवन के लिए अनिवार्य भी है। तो ये सब क्या है, ये सब है कि थोड़ी सी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या बैठी हुई है। तो ये कहाँ तक इसका अनुपात बैठेगा। ठीक है, आगे है बेकारी का तांडव नृत्य। तो अगर हम देखें तो 51 में अगर बेकारी की बात की जाए तो 40 लाख लोग बेरोजगार थे, लेकिन अब ये बढ़कर 7-8 करोड़ के लगभग होने का अनुमान है। और कितना ही हम रोज़गार दे दें, लेकिन फिर भी बेकारी, जो बेरोजगारी है, इन लोग काम करने के लिए तैयार है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो ये सब इसका कारण इन्होंने जनाधिक्य को ही बताया। खाद्यान्नों का निरंतर अभाव, अगर हम देखें खाद्यान्नों की स्थिति के बारे में, खाद्यान्नों का उत्पादन हमारे ये 5.5 करोड़ से टन से बढ़कर 26.56 करोड़ टन हो गया है। ठीक है, और हमें 2000 देश में खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में थी। खाद्यान्न के बढ़ते भंडार की समस्या उत्पन्न हो गई। अब भी देश में खाद्यान्न, आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर खाद्यान्नों में हम आत्मनिर्भर तो होते जा रहे हैं, फिर उसके बावजूद हमें आयात करना पड़ता है। तो ये आयात कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि हमारी जनसंख्या की, बढ़ती हुई जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, या उस जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें आयात करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ भी जनाधिक्य को ही इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता भार। अगर हम देखें तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल है 2.4%, जबकि विश्व की कुल आबादी का 17.35% भारत में निवास करता है। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति जो क्षेत्र आता है, वो क्षेत्र आप देखिए 0.86 से एकड़ क्षेत्र से घट कर ये 0.56 एकड़ प्रति व्यक्ति रह गया है। ठीक है,
आगे हैं आर्थिक संसाधनों पर बढ़ता भार। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि के कारण रोजगार, शिक्षा, आवास आदि के ऊपर भार बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये देखें, इन आंकड़ों को देखने से ही पता चल रहा है कि आर्थिक भार अर्थव्यवस्था पर बढ़ता जा रहा है, जो कि ये बता रहा है कि जनाधिक्य की स्थिति है। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि, अगर ये चूँकि हम पढ़ ही चुके हैं कि भारत में प्रति 1.5 सेकंड में एक बच्चा जन्म लेता है और 1 महीने में 18.3 लाख के लगभग जनसंख्या बढ़ती है। प्रतिवर्ष 2.9 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं और प्रतिवर्ष जनसंख्या में 2.2 करोड़ के लगभग वृद्धि होती है। ये ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है, यानी प्रतिवर्ष हम एक नए ऑस्ट्रेलिया का निर्माण कर देते हैं। ठीक है ना, प्रति वर्ष हम एक नए ऑस्ट्रेलिया का निर्माण करते हैं, जो कि बताता है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, आगे है सर्वत्र अभाव एवं ऊंचे मूल्य। आप ये देखिए कि जनाधिक्य की स्थिति होने की वजह से ही आप हमारे यहाँ पे दालों का अभाव है, इसके अलावा रोजगार का अभाव है, औद्योगिक कच्चे निर्मित माल का अभाव है, आवास शिक्षा का अभाव है, विद्युत और जीवन की आवश्यक वस्तुओं का अभाव है और इनके दाम भी बढ़ रहे हैं और साथ में मुनाफा कौड़ी, चोरी बाजारी आदि भी जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण में सरकार की सक्रियता। भारत विश्व का पहला राष्ट्र है जहां परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाया गया है और योजनाओं के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण की नीति को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया है। ये जनाधिक्य की समस्या माने ये जनसंख्या अपने आप में एक प्रॉब्लम बन गई है कि गवर्नमेंट खुद आगे आके परिवार नियोजन के कार्य को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इस ऐसी भी ये एक चरम स्थिति है जिसमें गवर्नमेंट खुद, ये तो डिसीजन फैमिली के होते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो रही है। तो इससे पता चलता है कि जनाधिक्य की स्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत लागू होना। भारत में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पूर्णतः है, आप देख सकते हैं, दृष्टिगोचर होता है। कैसे होता है, आप देखिए कि हमारे यहाँ पर खाद्यान्नों में हमारे यहाँ पर अंकगणितीय वृद्धि हो रही है और आप जनसंख्या में देखिए ज्यामितीय दर से जनसंख्या बढ़ रही है। अंकगणितीय और ज्यामितीय का मतलब आप समझिए कि खाद्यान्नों में हमारी वृद्धि हो रही है। खाद्यान्नों में जो वृद्धि हो रही है वो है हमारे इसमें खाद्यान्नों में वृद्धि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 नहीं सॉरी इसका लीजिए आप, इसका है ये है 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16, 16 का 64। इस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो ये ज्यामितीय दर से वृद्धि आ रही है। आगे चलते हैं, जनसंख्या का बड़ा आकार, यह पढ़ाई चुकी हूँ मैं आपको। ऊंची जन्म में मृत्यु दर, ये भी हम लास्ट हमारे जो चैप्टर्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनमें हमने कवर किया है। अब अगर हम दोनों दृष्टिकोणों की समीक्षा करें तो क्या वास्तव में जनसंख्या जनाधिक्य की स्थिति है? तो हाँ, हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि भारत में जनाधिक्य की स्थिति है। हमारे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद हमारी जनसंख्या को हमारी जनसंख्या को या हमारी आबादी को खाद्यान्नों का अभाव, बेकारी और ऊंचे मूल्य, भुखमरी, निर्धनता, सरकारी स्तर पर परिवार नियंत्रण के अभाव आदि, ये सब ये क्या दिखा रहे हैं कि जनाधिक्य की स्पष्ट सबूत है। श्रीमती गांधी के शब्दों में बढ़ती जनसंख्या की भयंकर बाढ़ से भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का भवन ढह गया है। वे आर्थिक समृद्धि की कल्पना धूल धूसरित हो गई है। आपको पता हो, परिवार नियोजन कार्यक्रम भी श्रीमती गांधी के कार्यकाल के समय ही लागू किया गया था। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास पर जनाधिक्य के दुष्प्रभाव। अब इनके अगर हम दुष्प्रभावों की बात करें तो चूँकि विकास के नीचे दुष्प्रभावों को हम ले सकते हैं। भारत में जनाधिक्य की वजह से विकास की नीची दर है। अगर और देशों के कंपैरिजन में देखें तो हमारा जो विकास है उसकी दर 5.5% के लगभग है। प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि है वो भी 8.6% के लगभग हो रही है। 2006-07 की बात करें तो 9.6% की वृद्धि से हो रही है और 2014-15 में 7.3% की वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में पता चलता है कि ग्रोथ जो हमारी है वह कम है। इसी कंपैरिजन में अगर हम और देशों की बात करें तो वहाँ विकास दर थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। खाद्यान्न की समस्या हमारे हमेशा ही रही है। खाद्यान्न उत्पादन में हमारे वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमें खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से दालें एवं खाद्य तेल आदि महत्वपूर्ण है। आगे है बेकारी की समस्या। जनसंख्या का काफ़ी कुछ भाग अभी भी बेकारी में ही है।
ये हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक भार। अगर हम देखें तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष जो बढ़ोतरी हो रही है उस वजह से अर्थव्यवस्था पर भार पड़ रहा है। हमें नए मकानों की, नए स्कूलों की, अध्यापकों की, रोजगारों की, मैंने इनकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है हमारे लिए। ठीक है। व्यापक गरीबी अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय में लगभग 19 गुना वृद्धि हुई है, फिर भी प्रति व्यक्ति आय में 5.5 गुना वृद्धि हुई है। और देश की जनसंख्या का 21.9% भाग अभी भी निर्धनता के नीचे है, निर्धनता रेखा के नीचे है। प्रति व्यक्ति आय का न्यून स्तर, अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो आप ये देखिए कि भारत में जनाधिक्य के कारण विकास का लाभ नहीं मिला। माना कि हमारा सकल राष्ट्रीय आय, अगर हम बात करते हैं सकल प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, ये होता है सकल राष्ट्रीय आय में से आप जनसंख्या का भाग दे दीजिए। अब चूंकि सकल राष्ट्रीय आय में आप कितना ही प्रोडक्शन और कितनी ही इनकम बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर आपकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय का स्तर तो अपने आप ही निम्न हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जनसंख्या के बढ़ने की वजह से, ठीक है, क्योंकि सकल राष्ट्रीय आय में तो एक निश्चित दर से ही वृद्धि होगी, लेकिन जनसंख्या में बहुत अधिक दर से वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो है वो निम्न होता जाता है। औद्योगिकरण में बाधा आ रही है। ठीक है। हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी जनाधिक्य के कारण ही है। इसकी वजह से क्या है कि बचत और विनियोग का स्तर नीचे है। और बचत और विनियोग आप भी जानते हैं, किसी भी व्यवसाय को या उद्योग को चलाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है ना। इस वजह से औद्योगिकरण नहीं हो पाता है। औद्योगिकरण के लिए पूंजी निर्माण जरूरी है, पूंजी निर्माण के लिए विनियोग, विनियोग के लिए जरूरी है बचत, तो वो बचत हमारे कम रहती है। क्यों? क्योंकि आय कम रहती है इस वजह से, है ना। आगे चलते हैं। भूमि पर निरंतर बढ़ता भार एवं धीमा विकास, अगर हम देखें तो भारतीय जनसंख्या का लगभग 70% भाग कृषि के ऊपर निर्भर है। कृषि में ही रोजगार ढूंढ रहा है और कृषि में ही आपको सबसे ज़्यादा छिपी हुई बेरोजगारी मिलती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब आप थोड़ा सा समझिए, आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम पे लगे हुए हैं। अगर मान लीजिए एक खेत को जोतने में जितने व्यक्तियों की ज़रूरत है, मान लीजिए 4 व्यक्तियों की ज़रूरत है, और परिवार के अंदर उसी खेत को जोत रहे हैं 10 व्यक्ति, तो जो 10 व्यक्ति, जो अतिरिक्त 6 व्यक्ति हैं जो प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन में योगदान नहीं है। हम इसको कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनकी जीरो है। अगर इन 6 व्यक्तियों को किसी अन्य उद्योग में शिफ्ट कर दिया जाए तो कम से कम वहाँ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये छिपी हुई बेरोजगारी हमें कहाँ मिल रही है? कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिल रही है। यानी जनसंख्या भी है, श्रम शक्ति भी है, लेकिन उत्पादन और उत्पादकता हमारी क्या है? दोनों ही धीमी है। आगे हम चलते हैं। सर्वत्र अभाव एवं उच्च मूल्य की समस्या, ये हो चुका हमारा। नेक्स्ट पॉइंट परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण पर व्यय। चूँकि भारत में योजनाबद्ध विकास के अंतर्गत करोड़ों रुपए जनसंख्या नियंत्रण पर खर्च करने के लिए हमें बाध्य होना पड़ा है। इस वजह से क्या है कि संसाधनों का उपयोग क्या है, आप विकास पे ना करके जनसंख्या नियंत्रण जैसे कार्य पे कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि वैसे ही साधन लिमिटेड हैं, उन लिमिटेड साधनों से आप क्या कर रहे हैं कि उनका उपयोग ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ जिसको आप अपने स्तर पे ही निपटा सकते हैं, और आप कहीं और जगह पर संसाधनों का उपयोग कर सकते, जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम कहें कि भारत में अगर इन सभी दृष्टिकोणों को अगर हम पढ़ें और उसके बाद में हम इस विवेचन पर में आते हैं कि भारत में जनाधिक्य है, तो इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि भारत में जनाधिक्य एवं जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि का वहाँ की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है। विकास की गति धीमी रही है। ठीक है। जनसंख्या विस्फोट को रोकने और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जनसंख्या नियोजन जरूरी है। ठीक है। अब आपके पास में असाइनमेंट है। असाइनमेंट के अंतर्गत आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। ये 3 प्रश्न आप देख लीजिएगा। चूँकि मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये आंसर मुझे प्राप्त होंगे। ठीक है। आप इन प्रश्नों को देख लीजिए और इनके उत्तर मुझे आप किसी भी भेज सकते हैं। ठीक है।